नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। भाई जो ये जीआईसी लेक्चर है, जीआईसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीएफ वाला पार्ट। और जीएफ वाले पार्ट में हम लोग जानते हैं कि बहुत लंबा पार्ट है, तो इतने लंबे पार्ट को अगर हम एक एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करेंगे या ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट होगा। इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि जो हिस्ट्री है उससे 500 प्लस जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लाए हैं। और 500 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यदि हम लोग यहाँ से देख लेंगे तो यहाँ से संभावनाएं आपकी ज़्यादा बनती हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 500 प्लस सीरीज जो कि हिस्ट्री की होगी, पूरी आपकी एंशियंट से लेकर के कहाँ तक होगी, ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तक होगी पूरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन लाइनर अप्रोच के तौर पे। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित में मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अगला देखेंगे मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का नाम होता है मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला? तो ये आपको स्नानागार कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ लोथल जो था, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता की जहाजी माल घाट था, यानी कि इसे बंदरगाह बोलते हैं। तो ये भी किसकी थी भाई? सिंधु घाटी की ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा था, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध, और दूध इसके साथ में दूध के उत्पाद जो होते थे वो भी खाते थे। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदात्रयी कहा जाता है? तो इसमें ऋग्वेद हो जाएंगे, सामवेद हो जाएंगे, यजुर्वेद हो जाएंगे। इन तीनों को मिलाकर के वेदात्रयी कहा जाता है। इनमें अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, ये अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों सफल रहे? तो उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का क्या किया? प्रयोग किया, इसलिए वो सफल रहे। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, किस तथ्य से? कि ऋग्वेद गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध क्या हुआ? गायों के लिए लड़े गए थे। और पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार भी प्रायः क्या होती थी? गायें होती थीं। ठीक है, चलो, तो इससे मतलब होता है कि ये पशुचारी लोग थे। आर्यन जो जनजातियां थीं, यहाँ पे ता कर लीजिएगा, आर्यन जो जनजातियां थीं उनका प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो वो है सप्तसेंधो। ठीक है, सप्तसेंधो में उनकी प्राचीनतम बस्ती है। राज्याभिषेक समारोह का वितरण किसमें मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का जो रिम्मनदेही अभिलेख है, स्तंभ है, वहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान वहाँ पर अंकित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में किया गया था। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फटाफट ऑनलाइन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसको आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। और बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने की भी इसमें काफ़ी जो है संभावनाएं हैं। अगला देखेंगे हम लोग, तो बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो ये जो वर्ग थे, एक थे स्त्रियां और एक थे शूद्र। तो इन दोनों वर्गों को भी अपने साथ में जोड़ा किसने? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो ये कहता था भाई दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होते हैं। लोगों को दुख कैसे होते हैं भाई? उनकी इच्छाओं के कारण ही होते हैं। प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो है वामसाथ पाक्षिणी।
बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, वो है बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे, किसके, जैन धर्म के। जैन धर्म की पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है, पहला तीर्थंकर तो वो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं भाई, तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं या फिर आगत कहते हैं, ठीक है, आगत भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर है, तो श्रवणबेलगोला पर है, ठीक है, श्रवणबेलगोला पर है, जहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है, तो वो है चित्रधूवर मिडभांडों के साथ में। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, तो बिंबिसार मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी था। प्राचीन काल के स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो वो थी संस्कृति। अलेक्जेंडर यानी कि जिसे सिकंदर कहा जाता था और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो कहाँ, झेलम नदी के किनारे, पलसफड़ी नदी इसका नाम था पहले। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो उसका नाम है मूसा साहिब। महाभाष्य किसने लिखा था, तो पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, ठीक है, यहाँ पर ला कर दीजिएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो वो था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ पर थी भाई, तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में अशांति थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो कलिंग की युद्ध से आया, ठीक है, कलिंग की युद्ध से आया। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है, तो वो अशोक विख्यात हैं। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, तो वो किया रॉक एडिक्स 13 ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था, वो था मेगास्थनीज, ठीक है, जिसकी पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध जो गुरु थे चाणक्य, वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, तो तक्षशिला से संबंधित थे चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, क्योंकि वो क्या थे भाई, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य महोदय, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं 48 नंबर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो वो अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, तो स्थानिक जो होता था भाई, वो होता था जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। मिलिंद पंथो क्या है, तो मिलिंद पंथो एक बौद्ध पाठ है, ठीक है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम तो है कनिष्क। शक संवत किसने शुरू किया, तो कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में। कला की जो गंधार शैली है वो किसके शासन में पनपी, तो वो पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो वो कलिंग के थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, तो सातवाहन का सबसे बड़ा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था, तो गुप्त ने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राज कवि था, तो वो था समुद्रगुप्त का, जिसने वहाँ पर वो जो इलाहाबाद की प्रशस्ति है उसने लिखा था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, तो हुनों के द्वारा आक्रमण से ये समाप्त हो गया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो सोने के सर्वाधिक सिक्के यहाँ पर जारी किए गए थे। अपने विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं, तो इलाहाबाद स्तंभ का जो शिलालेख है वो उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। मेघदूत का लेखक कौन है, तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी
ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त के शासनकाल में। संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो था अरिका मेडू। चोल राजा राजेंद्र हुए। राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो राजेंद्र ने पंडित चोल, मुंडी कोंड और गंगेकोंड, इतने सारी उपलब्धियां जो है इन्होंने धारण की थी, पदवी धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके। तो अब हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर भाई? 72 नंबर पे। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की जो विभिन्न कोटियां हैं उसके अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान दी गई? तो पल्लिक चंदम। ठीक है, पल्लिक चंदम जो थी उसको जो है जैन संस्थानों को दान दिया गया। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो वो था राजराज प्रथम। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंध में जानकारी मिलती है? तो चोल से। चोल राजाओं का शासन कहाँ था भाई? तो ये था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी पहले क्या थी? तो वो थी एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा हैं अमोघ वर्ष। उनकी कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का जो सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था वो था कन्नड़ काव्य के 3 कवि, पंपा हो गई, पोन्ना हो गई और रान्ना हो गई, और उसके बाद में कैलाश मंदिर। ठीक है, तो इनका सर्वाधिक योगदान इतने में रहा है। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो पल्लव राजवंश ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य शासक का महानतम शासक था। रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, की रचना की थी। इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखी थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये चंदेल राजपूतों ने किया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि धारण की थी? तो वो है मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था भाई? तो वो मिहिर भोज ही था। उस चीनी यात्री का नाम बताना था जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो वो है ह्वेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो उस समय था पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक है नागानंद, इसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी। भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में स्थित है भाई? तो ये स्थित है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सांची का महान स्तूप तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रहा फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 96 देखा है। अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन, ऐसे ही 500 हैं तो 5 वीडियोज में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट 100 के साथ में कल। तब तक आप लोग ऐसे फटाफट देखते जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।